नमस्कार। आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम अपने एक टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक है हमारा समास। पहले हम ये देख लें कि समास क्या है। समास को यदि हम पढ़ रहे हैं तो समास का उद्देश्य क्या है। इस टॉपिक जो हम इसको पढ़ रहे हैं अगले इस टॉपिक में, तो इसको पढ़ने का उद्देश्य क्या है। तो समास का उद्देश्य है नए शब्दों का निर्माण करना। यानी समास क्या करता है, नए शब्दों का निर्माण करता है। दूसरा ये है कि समास जो है वो एक लिखने की शैली है जो किसी विस्तृत विचार को या विस्तृत वाक्य को क्या करती है, संक्षिप्त करती है। यानी समास जो क्या है हो गई, एक लिखने की क्या हो गई, ये शैली हो गई। दूसरी, समास जो है अनेक शब्दों को एक शब्द में प्रस्तुत करता है, यानी विस्तृत चीज को क्या करता है, संक्षिप्त करता है। तो समास का उद्देश्य नए शब्दों का निर्माण करना, विस्तृत विचार को संक्षिप्त में प्रस्तुत करना, और दूसरा तीसरा ये हो गया कि ये एक लिखने की क्या है, शैली है, तो वो कहलाता है समास। परिभाषा, समास दो शब्दों से मिलकर बना है। समास जो है वो कैसे बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से दो शब्द से मिलकर, पहला है इसमें सम और दूसरा है आस। यानी इन दो शब्दों से मिलकर जो शब्द बना है वह कहलाता है हमारा समास। परिभाषा है, दो शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को समास कहते हैं। यानी समास किसे कहते हैं, दो शब्दों के मेल से बनने वाले जो शब्द हैं वो कहलाते हैं समास। कोई से भी दो शब्द ऐसे हों जो एक अपना अर्थ प्रस्तुत करते हों, इन दोनों के मेल से जो शब्द बनता है वो क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अब हमने एक उदाहरण लिया है, जैसे हमने लिया रसोई घर। परिभाषा बोल रही है दो शब्दों के मेल से, यानी दो शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं, समास कहलाते हैं। यानी दो शब्द हैं, इन दो शब्दों के मेल से ये शब्द बना, ये कहलाया समास, यानी रसोई घर। अब यहाँ पे देखिए, समास में दो शब्द होते हैं। समास में दो शब्द होते हैं। इसमें पहला शब्द पूर्व पद, ये हो गए दो शब्द, पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। इसमें पूर्व पद यानी बात करता है पहले वाले की, तो जो पहला पद होता है उसे हम कहते हैं पूर्व पद। और दूसरा शब्द, ये हो गया दूसरा शब्द। दूसरा शब्द पर पद कहलाता है, पर पद या उत्तर पद। तो दूसरा वाला जो शब्द होता है इसे हम पर पद या उत्तर पद भी कहते हैं। दोनों के मेल से जो शब्द बनता है, यानी रसोई घर, ये हो गया पूर्व पद और ये हो गया परपद। इन दोनों के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम कहते हैं सामासिक पद। वो क्या कहलाया, यानी ये जो शब्द बना ये कहलाया आपका सामासिक पद। पूर्व पद और पर पद मिलकर जो शब्द बनाते हैं वो शब्द कहलाता है सामासिक पद। इसे समस्त पद भी कहते हैं, यानी इसे हम सामासिक शब्द पद भी कह सकते हैं और इसे हम समस्त पद भी कह सकते हैं। अगला कहे सामासिक पद को अलग करने की प्रक्रिया। ये सामासिक पद बना और इसे अलग करने की जो प्रक्रिया है ये कहलाई है समास का विग्रह। पूर्व पद और पर पद मिलकर जो शब्द बनाते हैं वो कहलाता है सामासिक पद या समस्त पद, और सामासिक पद या समस्त पद को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है समास का विग्रह। अब हम इसे अलग कैसे कर सकते हैं, जैसे ये हो गया पूर्व पद, ये हो गया पर पद, इन दोनों ने मिलकर एक शब्द बनाया तो वो कहलाया सामासिक पद या समस्त पद। अब इसे अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे हम बोलते हैं समास का विग्रह। अब विग्रह कैसे होता है, जैसे हमने बोला रसोई घर, तो हम यहाँ लिखेंगे रसोई के लिए घर। अब ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाई, आपकी समास का विग्रह। समास के 6 भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास।
पहला है हमारा अव्ययी भाव समास। परिभाषा है वे समास जिसका पूर्व पद प्रधान और पर पद गौण होता है। यानी सपोज हम किसी भी एक शब्द को लेते हैं, यहाँ पे हमने लिया यहाँ पे यथा समय, एक साथ लिखेंगे हम इसको। ये पहला वाला शब्द जो है ये कहलाता है पूर्व पद, और दूसरा जो शब्द है इसे हम बोलेंगे पर पद या उत्तर पद। अब इसकी पहचान क्या चल रही है अव्ययभावी की, अव्यय भाव समास की, कि पूर्व पद कैसा चाहिए हमें, प्रधान। यानी इसकी पहचान ये रहती है कि इसका पूर्व पद जो होता है वो कहलाता है प्रधान, और पर पद जो होता है ये कहलाता है गौण। कैसे प्रधान हुआ, हमने लिखा यहाँ पे यथा समय, अब मैंने यहाँ पे लिखा यथा योग्य, अब मैंने बोला यथा चित्त। अब आप देखिए मैंने बोला इसका पूर्व पद कैसा रहेगा, प्रधान। प्रधान जो है मैंने बोला यथा समय, यथा योग्य, यथा चित्त। अब इसमें कौन सा शब्द चेंज नहीं हो रहा, यथा। यथा गौण जो शब्द है समय की जगह हमने यहाँ योग्य कर लिया, इसके बाद हमने यहाँ पे कर लिया चित्त कर लिया। यानी वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान और पर पद गौण होता है अव्ययी भाव समास कहलाता है। अगली इसकी पहचान अव्ययी भाव समास की ये चलती है कि इसमें अविकारी शब्द होते हैं। अब अविकारी शब्द जो होते हैं वो कहलाते हैं कैसे, वे शब्द जो वाक्य में प्रयोग करने पर या भाषा में प्रयोग करने पर लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, अविकारी शब्द कहलाते हैं। एक तो अव्ययी भाव समास शब्द को उसको पहचान ये हो गई कि इसमें जो शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं, अव्ययी भाव अविकारी शब्द होते हैं। और दूसरी इसकी ये पहचान हम ले सकते हैं कि इसके जो उदाहरण रहेंगे उन ज़्यादातर उदाहरणों में आपको उपसर्ग का प्रयोग मिलेगा, यानी उस शब्द में आपको ऐसा लगेगा कि इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। कैसे, जैसे मैंने बोला आ जन्म, आ जन्म। अब ये जो जन्म है, जन्म में क्या लगा है, आ यहाँ पे क्या लगा, किसका बोध करा रहा है, उपसर्ग का। एक तो हम इसको अव्ययी भाव समास को ऐसे पहचानेंगे कि इसके शब्दों में क्या लगेगा मिलेगा, हमको उपसर्ग लगा हुआ मिलेगा। दूसरा हम इसे ये पहचानेंगे कि इसमें अविकारी शब्द होंगे। अविकारी यानी वे शब्द जो लिंग वचन कारक से परिवर्तित नहीं होते। सपोज मैंने ये लिया यथा समय, अब मुझे इस शब्द को वचन में बदलना है, मैंने उसे यथा समय को यथा समय होगा नहीं होगा, यथा समय होगा नहीं होगा। तो शब्द हमारा कैसा प्रतीत होता है, अविकारी शब्द, यानी वो किसी भी परिस्थिति में लिंग वचन और कारक से परिवर्तित नहीं होगा। प्रतिवर्ष तो हम इसको प्रतिवर्षी कर सकते हैं, नहीं, यानी लिंग में परिवर्तित नहीं हो रहा। वर्षों कर सकते हैं, नहीं परिवर्तित होगा। यानी इसकी पहली पहचान ये रहेगी कि इसमें अविकारी शब्दों का प्रयोग रहेगा। दूसरी पहचान हम ये लेंगे कि इसमें जो भी शब्द है अगर अविकारी के रूप में परिवर्तित हमें नहीं दिख रहा है तो उसमें हमें उपसर्ग का बोध होगा। हमने लिखा प्रतिवर्ष, तो हम इसका विग्रह करेंगे हर वर्ष। अब एक नियम चलेगा कि हर जो है वो प्रति में चेंज होगा और प्रति जो है वो हर में चेंज हो जाएगा। यथा नियम, तो हमने बोला समय के अनुसार। यथावत यानी जैसा है वैसा। आ जन्म यानी जन्मों तक। गली गली यानी हर गली। अब आप देखें यथा समय, यथावत, यथा योग्य, यथाचित, सब में कैसा दिख रहा है, पूर्व पद इसका आपको कैसा दिख रहा है यहाँ पे प्रधान, और पर पद जो है वो कैसा दिख रहा है यहाँ पे गौण। गौण जो यानी उसके बदले में कोई दूसरा शब्द आ जाए वो कहलाएगा गौण। प्रधान यानी जो चेंज नहीं हो वो कहलाएगा हमारा यहाँ पे प्रधान। अगला है हमारा द्वंद्व समास, वह समास जिसमें पूर्व पद व पर पद दोनों ही क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। अब आ रहा है यहाँ पे ये कहलाया इसका पूर्व पद और ये इसका हो गया यहाँ पे पर पद। हमने लिखा माता, तो माता तो क्या हो गया इसमें यहाँ पूर्व पद, और पिता क्या हो गया यहाँ पे पर पद।
इसकी पहचान ही चल रही, वह समास जिसमें पूर्व पद व परपद दोनों ही प्रधान होते हैं, यानी माता जो शब्द है ये भी बोध कराएगा, पूर्व पद भी इसका प्रधान और परपद भी जो रहेगा इसका क्या कहलाएगा, प्रधान कहलाएगा, वह कहलाएगा हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जो है इसकी पहचान ये कहती है कि जब भी हम इसका विग्रह करते हैं, यानी जो सामासिक शब्द या समस्त पद दिया गया है उस शब्द का जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर हमें मध्य में और, एवं, या, अथवा शब्दों का क्या होता है, प्रयोग करते हैं। हमने बोला माता पिता, तो माता और पिता, यानी विग्रह में क्या किसका प्रयोग होगा, और के। हमने बोला दाल भात, तो दाल और भात, बड़े बूढ़े तो बड़े और बूढ़े, धनी मानी तो धनी और मान वाला, यानी इनके सबके विग्रह में क्या दिख रहा है आपको, और शब्द का प्रयोग हो रहा है। अब मुझे अगर या का प्रयोग करना है तो मैंने बोला पाप पुण्य, यदि मुझे और या का प्रयोग करना है कहीं पे, मैंने बोला पाप या पुण्य। हमने बोला इधर उधर, इधर उधर, तो विग्रह होगा इसका इधर या उधर, यानी द्वंद्व समास जो है उसकी ये पहचान चलती है। पहली पहचान हमें देखना है कि जब भी हम इसका विग्रह करते हैं, विग्रह में और, एवं, या, अथवा जो शब्द होते हैं ये विग्रह करने पर कहाँ आएंगे, उसके मध्य में आएंगे। अगली पहचान ये चलती है द्वंद्व समास की कि जब भी ये इसके उदाहरण मिलेंगे आपको, उसमें इस तरीके का चिन्ह का प्रयोग होगा, और ये जो चिन्ह है ये इसे हम कहते हैं योजक का चिन्ह। यदि इन दोनों के बीच में, इन दो शब्दों के बीच में आपको कौन सा चिन्ह मिलेगा, आपको योजक का चिन्ह मिलेगा। अगला है बहुब्रीहि समास। वह सामासिक पद जिसके दोनों पद गौण होते हैं और एक अलग हटकर अर्थबोध होता है, वह कहलाता है बहुब्रीहि समास कहलाता है। कह रहा है इसके दोनों पद ही क्या होते हैं, गौण होते हैं। अव्यय भाव में अभी हमने जस्ट पहले पढ़ा कि इसका पूर्व पद प्रधान चाहिए, परपद कैसा चाहिए, हमें गौण चाहिए। द्वंद्व समास की हम पहचान लेके चल रहे हैं कि द्वंद्व समास में हमें क्या चाहिए, दोनों ही पद कैसे चाहिए, प्रधान चाहिए। बहुब्रीहि समास जो है उसकी पहचान ये चाहिए कि उसमें दोनों ही पद जो हैं वो कैसे होते हैं, गौण होते हैं, और जो शब्द होता है वो उसके समान अर्थबोध नहीं कराता। जैसे अभी हमने द्वंद्व में देखा माता पिता, तो माता और पिता जैसा है वैसा का वैसा ही अर्थ दे रहा है। अब यहाँ पे जो शब्द रहेगा वो उसके समान अर्थबोध ना करा के एक अन्य अर्थबोध कराता है। जैसे हमने बोला एक दंत, हमने शब्द का प्रयोग किया यहाँ पे एक दंत, तो एक है दंत जिसका वह, यानी किसकी भी एक बात की गई, अन्य अर्थबोध हो रहा है। क्या अर्थ निकला हमारा, अर्थात क्या निकला, गणेश जी। हमने बोला लंबोदर, दोनों पद ही कैसे हो गए, इसके गुण हो गए, कैसे हुए, पहला पद हो गया हमारा लंबा और दूसरा हो गया यहाँ पे हमारा पद हो गया उदर। अब पहला पद भी यहाँ पे क्या हो गया, गौण हो गया, और दूसरा पद भी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, गौण। अब दोनों ही पद जो है अपने आप में उसके समान अर्थबोध नहीं करा रहे, दोनों ही पद मिलकर एक अन्य अर्थबोध, तीसरे अर्थ का बोध करा रहे हैं। तो वो उसका जब तीसरे अर्थ का बोध हो वाक्य शब्द में, तो उस उदाहरण चलेगा हमारा बहुब्रीहि समास का। तो हमने बोला लंबा है उदर जिसका वह। अब उदर जो है इसका अर्थ होता है यहाँ पे पेट। लंबा किसका उदर है, उदर यानी पेट, यानी किसकी बात की गई है यहाँ पे, गणेश जी। अब दोनों पद मिलकर एक अन्य अर्थबोध निकला, अन्य अर्थबोध क्या निकला यहाँ पे, तीसरा अर्थ क्या निकला इसका, गणेश जी। अब इसकी हम एक पहचान और ये ले लें कि बहुब्रीहि समास जब भी हमें पहचानना है, इसकी पहली पहचान तो ये चलेगी कि जो शब्द है वो उसके समान अर्थ न बोध करा करके एक अन्य अर्थ जब देता है तो वो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास में। दूसरी पहचान ये चलेगी कि जब इसका हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर अंत में हमें जिसका, जो और वाला शब्द आता है।
हमने बोला एक दंत, तो एक है दंत जिसका वह, लंबोदर तो लंबा है उधर जिसका वह। अब सपोज हमने यहाँ पे एक शब्द हम लेते हैं तिरंगा। ये शब्द मैं इसलिए रह रही हूँ कि अभी हम पढ़ेंगे, यहाँ पे आगे पढ़ेंगे हम कौन सा समास, द्विगु समास। द्विगु समास जो रहेगा वो कहता है कि इसका पूर्व पद कैसा चाहिए, संख्यावाचक, और परपद कैसा चाहिए, हमें विशेष्य होना चाहिए। ये द्विगु समास की डेफिनेशन कहती है। अब सपोज हमने यहाँ पे शब्द लिया है तिरंगा, हमने लिखा यहाँ पे तिरंगा। अब हम जब इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह होगा हमारा 3 रंगों वाला है जो वह। विग्रह क्या हुआ, 3 रंगों वाला है जो वह। अब वो 3 रंगों वाला किसकी बात की गई, यानी जो शब्द है एक विशेष अर्थबोध करा रहा है। किसका विशेष अर्थबोध रहा है, यहाँ पे राष्ट्र ध्वज की बात कर रहा है। जो शब्द है इसके समान अर्थबोध ना करा करके एक अन्य अर्थबोध करा रहा है। तो जब भी हमारा शब्द भले ही वो संख्यावाचक हो, जब शब्द हमारा अलग हट के अर्थबोध कराएगा तो हम उसे फर्स्ट डिसीजन, फर्स्ट प्रिपरेशन या डिसीजन के तौर पर हम उसको ले जाएंगे बहुब्रीहि समास में। ऐसे ही सपोज हमने बोला यहाँ पे दशानन, हमने सपोज लिखा यहाँ पे दशानन। अब शब्द हमारा कैसा चल रहा है, यहाँ पे संख्यावाचक चल रहा है। पहला पद यानी किसकी बात कर रहा है, दश, और दूसरा कर रहा है आनन। दश मतलब 10 की बात कर रहा है, आनन का अर्थ होता है मुख। अब पहला पद यहाँ संख्यावाचक चल रहा है। यदि उस दृष्टिकोण से हम देखें तो हमें इसे कहाँ ले जाना चाहिए, इसे द्विगु समास में। अब द्विगु समास जो है वो सिर्फ बात करता है कि पहला पद संख्यावाचक होना चाहिए और दूसरा पद कौन सा होना चाहिए, विशेष्य होना चाहिए। लेकिन पहला पद इसमें संख्यावाचक भी है और दूसरा इसमें क्या चल रहा है, विशेष भी है। लेकिन जो शब्द है वो क्या कर रहा है, हमारा एक अलग हटकर बोध करा रहा है। हमने बोला दश है आनन जिसके वह, आनन का अर्थ होता है मुख। तो हमने विक्स का विग्रह करा, दश है आनन जिसके वह। अब विग्रह करने पर अंत में क्या आ रहा है, आपका वह आ रहा है। तो जो यानी किसकी बात, तीसरा अर्थ दे रहा है, यानी किसकी अर्थ दे रहा है यहाँ पे, अर्थात क्या निकला आपका रावण। जब शब्द हमारा विग्रह करने पर अन्य अर्थ का बोध करा रहा है, एक अलग हटकर अर्थ बोध कराए, तो वो जाएगा फिर हमारा बहुब्रीहि समास में। अगला है हमारा तत्पुरुष समास, वह समास जिसमें पूर्व पद गौण और पर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। अभी हमारा जो इसके पूर्व जो हमने वीडियो बनाया था वो हमारा वीडियो था कारक पर आधारित, और कारक हमने लिए ही इसलिए थे कि तत्पुरुष समास जब हम पढ़ेंगे तो तत्पुरुष समास जो है वो पूरी तरीके से किस पे आधारित है, कारक पर। और यदि हमें कारक का ज्ञान नहीं है तो हम तत्पुरुष समास को भी क्या है परीक्षा में या हम पढ़ते हैं तो हम उसे विग्रह नहीं कर पाएंगे और हम उसका डिसीजन भी उसमें नहीं ले पाएंगे ढंग से। तो इसलिए हमने पूर्व जो अपना वीडियो था उसमें हमने पढ़े हैं कारक। कारक जो है वो कैसे माने, कितने माने गए हैं, वैसे 8 माने गए। कारक की जो संख्या कितनी मानी गई है, 8। लेकिन तत्पुरुष समास जब हम पढ़ेंगे तो तत्पुरुष समास में कारक के आधार पर जो भेद किए गए हैं वो 6 भेद किए गए हैं। अब हम ये देखें कि कौन से 2 कारक हटा दिए गए हैं जो इस भेद में नहीं आते। तो पहला तो हमने हटा दिया है यहाँ पे कर्ता कारक, और दूसरा हमने लास्ट वाला जो हटाया है वो हटाया है हमने संबोधन कारक। संबोधन कारक यानी इन 2 को जब हटा देते हैं तो अब कारक पे आधार पर हमारे अब कितने भेद हो गए, इसके तत्पुरुष समास के 6 भेद हो गए हैं। अब कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के हमारे कितने भेद हो गए, 6 भेद। पहला है हमारा कर्म तत्पुरुष समास। परिभाषा है वह समास जिसमें कर्म कारक का बोध होता है, इसे द्वितीय विभक्ति भी कहते हैं। अब इस शब्द पे आप ध्यान दीजिए कि तत्पुरुष समास जो है वो कारक के आधार पर उसके कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। और 6 भेद में पहला हमने लिखा है कर्म तत्पुरुष समास।
यानी इसे कर्म तत्पुरुष समास को हम द्वितीय विभक्ति भी कह सकते हैं। अब द्वितीय विभक्ति की संख्या क्यों दी गई, मैंने अभी बताया, पूर्व हमारे वीडियो जो था वो कारक पद आधारित और कारक कुल कितने हो गए, 8। पहला है कर्ता और ये संबोधन 2 को हमने क्या है इसमें भेद में नहीं आता है। दूसरे नंबर का आता है कर्म, ये कौन से नंबर पे हमारा, दूसरे नंबर पे। इसका चिन्ह जो है वो है यहाँ पे को, यानी जब भी इसका इस तरीके के शब्द आएंगे, हम जब इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह में को शब्द का प्रयोग होना चाहिए, तभी वो कहलाएगा कर्म तत्पुरुष समास। अब कैसे विग्रह, अब हमने इसे ये देखे, हमने द्वितीय क्यों बोला इसे, क्योंकि इसका नंबर, कर्म का जो नंबर है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, द्वितीय नंबर पे, तो इसीलिए कर्म तत्पुरुष को द्वितीय विभक्ति भी कहा जाता है। हमने उदाहरण लिया ग्रहागत, यानी ग्रह को आगत। अब विग्रह कर रहे हैं तो विग्रह में क्या हो रहा है, किसका प्रयोग हो रहा है, को का, और को जो है वो किसका चिन्ह है, यहाँ पे कर्म कारक का चिन्ह आ रहा है। अगला है मरणासन, मरण को आसन, यानी विग्रह जब हम इस शब्द का कर रहे हैं तो विग्रह में किसका प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे को का प्रयोग हो रहा है। अगला आता है हमारा करण तत्पुरुष समास। परिभाषा, वह समास जिसमें करण कारक का बोध होता है, इसे तृतीया विभक्ति भी कहते हैं। अब तृतीया विभक्ति यानी कारक के आधार पर तीसरे नंबर का जो कारक है वो कौन सा है, करण कारक, इसीलिए हमने इसे क्या बोला है, तृतीया विभक्ति भी कहा है कि जब कारक हम पढ़ते हैं तो कारक के आधार पर जो है ये तीसरे नंबर पर आता है। अब जब इसकी विभक्ति यानी करण कारक जो है, इसका चिन्ह क्या चलता है यहाँ पे, से और के द्वारा, यानी इसका जब इस समास तरीके के समास का जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह में हमें या तो से का प्रयोग होना चाहिए या के द्वारा का प्रयोग किया जाना चाहिए। हमने बोला सूर रचित, तो सूर के द्वारा रचित, तुलसी कृत, तो तुलसी के द्वारा कृत। अगला आता है संप्रदान तत्पुरुष समास। वह समास जिसमें संप्रदान कारक का बोध होता है, इसे चतुर्थ विभक्ति भी कहते हैं। चतुर्थ विभक्ति इसलिए कहा कि संप्रदान कारक जो है वो कौन से नंबर पर आ रहा है, चौथे नंबर पर आ रहा है, इसीलिए इसे क्या बोला गया, चतुर्थ विभक्ति भी कहा गया। अब संप्रदान कारक के जब शब्द आते, जब हम इनका विग्रह करते हैं तो विग्रह में हमें या तो को का प्रयोग होना चाहिए या के लिए शब्द का प्रयोग होना इसका विग्रह में चाहिए। हमने बोला रसोई घर, तो रसोई के लिए ये आया, के लिए घर। विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय। अगला है अपादान तत्पुरुष समास। वह समास जिसमें अपादान कारक का बोध होता है, इसे पंचमी विभक्ति तत्पुरुष समास भी कहते हैं। पंचमी क्यों बोला गया, अपादान कौन से नंबर पर आ रहा है, यहाँ 5वें नंबर पे। चिन्ह क्या चल रहा है इसका, से, यानी जब भी हम इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करने में क्या आना चाहिए, से होना चाहिए। अब ये देखिए, करण में भी हमें से चाहिए था और अपादान में भी हमें से चाहिए। उधर कारक का जब हमने वीडियो बनाया था तो मैंने आपको दोनों से का कहाँ प्रयोग होना है, ये चीज़ को दोनों को मैंने आपको वहाँ पर समझाया था। करण यानी जब किसी की सहायता से काम का बोध होगा तो हम से का प्रयोग करेंगे, तो करण की बात करेगा। और जब किसी चीज़ के अलग होने का बोध हो रहा है और उनके बीच में जब से का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ हमारा चलेगा अपादान तत्पुरुष समास। हमने बोला धर्म भ्रष्ट, तो धर्म से भ्रष्ट, यानी धर्म से भ्रष्ट हो रहा है तो अलग हो रहा है। मैंने बोला गुणहीन, तो गुण से हीन, यानी गुण से हीन अलग हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, से का प्रयोग करेंगे। हमने बोला था तुलसी कृत, तो तुलसी के द्वारा कृत, यानी जो भी कृत है, जो भी कृति है वो तुलसी के द्वारा की गई है, उनकी सहायता से जो कृति की गई है। तो इसलिए जब किसी की सहायता से काम होगा तब जब से का प्रयोग किया जाएगा तो हम उसमें जो से का प्रयोग हो रहा है वो करण कारक का बोध होगा। और जब किसी उसमें से का प्रयोग हो रहा है और जो शब्दों के अलग होने का बोध होगा तो वो फिर अपादान तत्पुरुष समास के उसमें आएगा। अगला है संबंध तत्पुरुष समास। वह समास जिसमें संबंध कारक का बोध होता है, इसे षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास भी कहते हैं।
सृष्टि क्यों बोला गया है कि संबंध जो है वो कौन से नंबर पर आ रहा है, 6 नंबर पर, तो इसीलिए हमने इसे क्या बोला, सृष्टि विभक्ति समास भी कहते हैं। हमने लिखा बैलगाड़ी, तो बैलों की गाड़ी, राजमहल, तो राजा का महल। अब संबंध तत्पुरुष का जब भी हम विग्रह करते हैं तो संबंध कारक की पहचान ये चलती है कि जब भी हम इसका विग्रह करेंगे, विग्रह में का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, इनमें से कोई भी शब्द जो है वो एक विभक्ति यानी विग्रह करने पर मध्य में आना चाहिए। हमने बोला बैल की गाड़ी, तो बैलों की गाड़ी, राजमहल, तो राजा का महल। मैंने बोला यहाँ पे राजकुमार, तो आएगा राजा का कुमार। अब हम विग्रह करें तो विग्रह में क्या आ रहा है, का प्रयोग हो रहा है, और इसकी पहचान ही क्या चल रही है कि इनमें से कोई सा भी एक विग्रह में शब्द आना चाहिए। अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास। वह समास जिसमें अधिकरण कारक का बोध होता है, इसे सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष भी कहते हैं। क्यों कहा सप्तमी के? 7वें नंबर पर कौन सा आ रहा है आपका अधिकरण, चिन्ह क्या है इसका, में और पर। यानी जब इस समास में इस तरीके के समास का हम विग्रह करेंगे तो विग्रह करने में हमें या तो में शब्द चिन्ह चाहिए या पर आना चाहिए, इन दोनों में से कोई सा भी एक शब्द इसमें आना चाहिए। हमने बोला ग्रह प्रवेश, तो ग्रह में प्रवेश, आप बीती यानी अपने पर बीती। अधिकरण की पहचान ये चलेगी अपने समास में, शब्दों को हमसे ऐसे पहचानना है कि जब कोई शब्द किसी में निहित होने का बोध कराए, निहित यानी उसमें अपने आप में निहित समाने का जब बोध कराएगा तो वो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास में। तो मैंने बोला ग्रह प्रवेश, तो घर में क्या हो रहे हैं, हम आ रहे हैं, तो निहित होने का बोध हो रहा है। आप बीती यानी अपने पर बीती। अगला 5वें नंबर का जो समास आता है वह हमारा है कर्मधारय समास। पहचान है इसमें पूर्व पद विशेषण, विशेषण भी कैसा होना चाहिए, संख्यावाचक को छोड़कर, और पर पद जो है वो कैसा होना चाहिए, विशेष होना चाहिए। जैसे हमने बोला नील कमल, तो नीला है जो कमल, कमल नयन, तो कमल के समान नयन या कमल रूपी नयन। अब हमने इसकी परिभाषा तो देख ली कि पूर्व पद हमें कैसा चाहिए, विशेषण, और पर पद हमें कैसा चाहिए, विशेष। अब पूर्व पद जो है ये तो हो गया यहाँ पे हमारा विशेषण, और पर पद है जो है ये क्या कहलाए, हमारा विशेष। अब इसे और हम अगले तरीके से पहचान लें कि हमें इसको और कैसे पहचानना है। नील कमल यानी नीला है जो कमल, और कमल यानी कमल के समान नयन। कर्मधारय समास जो होता है जब हम इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर हमें मध्य में, जब भी हम इसका विग्रह करें, विग्रह करने पर हमें मध्य में जो रूपी समान शब्द आना चाहिए। अगर ये हमारे इसमें आ रहा है तो हमारा विग्रह सही चल रहा है। हमने बोला नीला है जो कमल, ये आ गया आपका जो कमल नयन, कमल के समान नयन, यानी इन विग्रह करने पर इन तीन में से कोई भी आपका एक शब्द आ रहा है तो वो आपका चलेगा कर्मधारय समास। अगला है द्विगु समास। इसमें पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण और पर पद जो है वो कैसा होना चाहिए, विशेष्य होना चाहिए। यानी इसमें भी हमें विशेषण चाहिए था, लेकिन विशेषण हमें कैसा नहीं चाहिए था, हमें संख्यावाचक नहीं चाहिए। और द्विगु में हमें विशेषण तो चाहिए, लेकिन विशेषण कैसा होना चाहिए, संख्यावाचक होना चाहिए। जैसे हमने बोला नव रस, तो नव रसों का समूह, सप्त ऋषि, तो सप्त ऋषियों का समूह। यानी पहला पद जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको संख्यावाचक, सप्त जो है ये भी दिख रहा है यहाँ पे संख्यावाचक, पर पद जो है वो विशेष, यानी जो रस है उसकी विशेषता है कि कैसी है, नवरस की बात कर रहा है। सप्त ऋषि जो ऋषि हैं उनकी संख्या की बात कर रहा है, यानी कितने ऋषियों की विशेषण है, ये हो गया यहाँ पे विशेषण, और ये हो गया आपका
ये हो गया आपका विशेष्य और ये हो गया आपका यहाँ पे विशेषण। अब पहले मैंने आपको एक उसमें बताया था तिरंगा शब्द को मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ क्योंकि ये कई बार दुविधा देता है, समझ में नहीं आता और ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। अगला हम लेते हैं त्रिफला। दोनों ही शब्द जो है संख्यावाचक दिख रहे हैं आपको। तिरंगा भी 3 की बात कर रहा है, त्रिफला भी यानी किसकी बोध हो रहा है, 3 चीज का बोध हो रहा है यहाँ पे। यानी द्विगु की डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो हमें इन दोनों शब्दों को कहाँ ले जाना चाहिए, द्विगु समास में। लेकिन ये दोनों ही द्विगु में न आकर ये कहाँ जाते हैं, आपके बहुव्रीहि समास में जाते हैं। अब बहुव्रीहि समास में हम इसे क्यों ले रहे हैं, बहुव्रीहि की मैंने आपको वहाँ डेफिनेशन बताई थी। वह शब्द जिसमें दोनों पद कैसे होते हैं, गौण होते हैं, और जो शब्द होता है जब एक अलग हटकर अर्थबोध कराएगा तो वो बहुव्रीहि समास में जाएगा। अब तिरंगा, तिरंगा जो शब्द होता है हमने बोला 3 रंगों वाला है जो वह, यानी 3 रंगों वाला है जो वह, किसकी बात की गई, 3 रंगों वाला क्या बात की गई, यानी किसकी बात की गई, हमने एक हम अर्थ जो है किसकी बोध हो रहा है यहाँ पे, राष्ट्र ध्वज। तो जो शब्द है इसके समान अलग हटके अर्थबोध करा रहा है। हमने बोला त्रिफला, विग्रह होता है इसका 3 फलों से बनी है जो, यानी 3 फल मिलाकर के एक औषधि तैयार की जाती है, उसे ही बोला जाता है त्रिफला। तो भले ही इसमें संख्यावाचक है ये शब्द, लेकिन जो शब्द है एक अलग हट के अर्थबोध करा रहा है। किसका अर्थबोध हो रहा है यहाँ पे, एक औषधि का। यानी त्रिफला जो होता है ये हम बोलते हैं एक औषधि को, जिसमें प्रॉपर 3 चीज़ मिलाई जाती है और 3 चीज़ों से मिलाने से ही ये एक औषधि तैयार की जाती है। तो ये दोनों शब्द जो हैं ये आपके जाएंगे बहुव्रीहि समास में। चीज़ को जो भी हमने अभी समास पढ़े, 6 समास पढ़े, उस समास को एक संक्षिप्त तौर से यानी टिप्स के तौर पे हम पढ़ें कि बहुत जल्दी से हम चीज़ को परीक्षा में जब हम आता है तो हम उसका जल्दी से क्या कर लें, निर्णय लें और सही निर्णय लें। वो किस आधार पे लें, पहला आता है हमारा, सपोज आता है अव्ययी भाव समास। हमने इसकी पहचान वहाँ डेफिनेशन में बताई कि पूर्व पद कैसा होना चाहिए, इसका प्रधान, और पर पद जो है वो इसका होना चाहिए गौण। अगली इसकी पहचान ये चलती है कि इसकी पहचान आप ऐसे देखना कि इसमें कैसे होने चाहिए, अविकारी शब्द होने चाहिए। अविकारी शब्द यानी वे शब्द जो लिंग, वचन और कारक से नहीं परिवर्तित होते, वह कहलाएंगे अविकारी शब्द। दूसरा यह है कि जब इसकी आप डिसीजन लें तो किसी शब्द में आपको क्या मिलेगा, उपसर्ग भी मिलेगा। मैंने बोला आजीवन, आमरण, असमुद्र, सपरिवार, यानी इसमें परिवार, परिवार में स क्या लगा है, यहाँ पे उपसर्ग लगा है। आजीवन यानी जीवन में आ क्या लगा है, यहाँ पे उपसर्ग लगा है। मैंने बोला सदेह, तो देह में स क्या लगा है, यहाँ पे उपसर्ग लगा है। यानी आपको 2 तरीके से इसके उदाहरणों को ध्यान रख करके डिसीजन लेना। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद कैसे रहेंगे, आपके प्रधान रहेंगे। दोनों ही पद कैसे चाहिए, हमें प्रधान चाहिए। पहचान हम इसकी ये रखेंगे द्वंद्व समास की कि जब हम इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह में और, या, अथवा, एवं शब्द कहाँ आना चाहिए, विग्रह करते समय उसके मध्य में आना चाहिए। अगली पहचान ये है कि द्वंद्व समास जो रहेगा इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, ये इसकी पहचान चलेगी। अगला आता है हमारा बहुव्रीहि समास। इसमें दोनों ही पद हमें कैसे चाहिए, गौण होना चाहिए। यानी जो शब्द दोनों ही पद जो हैं वो उसके समान अर्थ न बोध करा करके किसी एक अन्य अर्थ का बोध कराते हैं, वो कहलाता है हमारा बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास का जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर अंत में जो, वाला, जिसका, ये शब्द क्या होगा, अंत में आएगा। मैंने सपोज बोला यहाँ पे आपको नीलकंठ, तो हम बोलेंगे नीला है कंठ जिसका, वह, यानी वह प्रयोग हो रहा है, यानी इसके इसमें वह विग्रह करने पर वह
जो और वाला शब्द जो है वो कहाँ आना चाहिए, अंत में आना चाहिए, अंत में चाहिए हमें। हमने बोला नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका, वह। हमने बोला दशानन, तो दश है आनंद जिसके, वह। अब तीसरा अर्थ पर जैसे ही आप वह लगाएंगे तो एक आपको तीसरे अर्थ का बोध होगा, यानी क्या हो गया यहाँ पे नील कर देना आप ठीक अपने हिसाब से। अगला आ रहा है हमारा तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है वो डेफिनेशन कहती है कि पूर्व पद कैसा चाहिए हमें, गौण, और पर पद हमें क्या चाहिए, इसमें प्रधान चाहिए। यानी पूर्व पद तो कैसा होना चाहिए, गौण, और पर पद हमें कैसा चाहिए, प्रधान। और कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के जो भेद किए गए हैं वो कितने भेद किए गए हैं, 6। किसके आधार पर किए गए, कारक के आधार पर। यानी तत्पुरुष समास में जब भी हम उसका विग्रह करते हैं तो कारक के आधार पर जो 6 भेद हैं उन चिन्ह में से कोई ना कोई उसके विग्रह में शब्द आना चाहिए। अब पूर्व पद गौण और परपद प्रधान। सपोज मैंने बोला यहाँ पे रसोई घर, और मैंने लिखा यहाँ पे पूजा घर, यानी ये पद जो है ये कैसा है, गौण है, ये चेंज हो गया, लेकिन घर जो है ये क्या हो गया, प्रधान। यही क्या हो गया, चेंज नहीं हो रहा है। इस आधार पे आप इसको डिसीजन लीजिएगा। अगला आता है आपका कर्मधारय समास। इसकी पहचान ये चलेगी कि इसका पूर्व पद कैसा होना चाहिए, विशेषण, और पर पद हमारा इसका कैसा हो, आपका विशेष्य हो। विशेषण होना चाहिए लेकिन संख्यावाचक नहीं होना चाहिए। विशेषण तो हो लेकिन संख्यावाचक नहीं हो। अब विशेष, विशेष शब्द आप सरल भाषा में इससे पहचानीजिएगा कि पर पद हमें चाहिए विशेष। विशेष यानी जो आपको संज्ञा दिखे दूसरे वाले पद में वो कहलाएगी विशेष। जैसे मैंने बोला कमल नयन, अब नयन शब्द क्या है, संज्ञा है, यानी नयन जो है ये क्या हो गया यहाँ पे विशेष। नयन जो है उसकी विशेषता क्या चल रही है कि वो कैसे है, कमल के समान। तो ये जो नयन है इसकी विशेषता है, तो ये हो गया यहाँ पे विशेषण। अब जब हम इसका विग्रह करते हैं कर्मधारय समास में, जब हम शब्दों का विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर हमें जो रूपी और समान शब्द क्या आना चाहिए, इसके मध्य में आना चाहिए। अगला लास्ट आता है हमारा द्विगु समास। इसमें पूर्व पद हमें कैसा चाहिए, विशेषण चाहिए, लेकिन कैसा विशेषण होना चाहिए, संख्यावाचक विशेषण होना चाहिए। पर पद कैसा हो, हमारा विशेष हो। जो भी शब्द रहेगा पूर्व पद तो कैसा चाहिए, संख्यावाचक विशेषण, पर पद कैसा चाहिए, हमें विशेष चाहिए। जो भी शब्द होगा वो या तो किसी समूह की बात कराएगा या किसी समाहार की। समाहार यानी किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ में मिल जाना कहलाता है समाहार, और समूह जो रहता है किसी एक समूह की बात करता है। हमने बोला नवरस, हमने बोला नवरंग, तो नवरस यानी नवरस का समूह, नवरंग यानी नवरंगों का समूह, सप्तऋषि यानी 7 ऋषियों का समूह, सप्ताह यानी 7 दिन का समूह, यानी एक समूह की बात की जाएगी। सप्ताह को किसको बोलते हैं, हम 7 दिन को जब करते हैं तो एक समूह की बात करता है तो हम उसे बोलते हैं सप्ताह। आज से हमारी जो है ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही है 21 मार्च से, उसका समय है 7 से 8। जिन भी बच्चों को अगर इसको क्लास को ज्वाइन करना हो तो मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल दीजिए, ताकि मैं मुझे इस क्लास की एक लिंक भेज दूँगी। ये विशेष स्पेशल तौर पे पटवारी जो भी एग्ज़ाम हो रही है उसके लिए चलाई जा रही है, और कुछ समय के लिए ही है, जिसमें आपको कोई फ़ीस वगैरह भी इसमें नहीं लगेगी। जो भी आपकी समस्याएँ हैं, जो आपको टॉपिक में नहीं समझ में आ रहा है, किसी प्रकार की उसमें आपको दुविधा हो रही है डिसीजन लेने में, उन्हीं टॉपिकों को हम डिस्कस करके इसमें आपको समझाएंगे। धन्यवाद।